हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिन बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और दिल्ली को उसका नया सीएम फिर से मिल जाएगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली की सीएम जो कि महिला सीएम है आतिशी, जो कि कालकाजी विधानसभा से विधायक भी रह चुकी हैं और करंट में विधायक हैं और इस बार भी वह कालकाजी से ही मुकाबला करने जा रही हैं। उनका त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा कालकाजी से। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोदी पत्रकार द्वारा किस तरीके से आतिशी से दिल्ली के सीएम पद के बारे में पूछा गया कि वह किस तरीके से काम करती हैं, कितने घंटे काम करती हैं। उन्होंने यह सारे जवाब बड़ी ही बखूबी से दिए हैं, जो कि इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सब जानना चाहते हैं। सेंट स्टीफेंस की पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गई आप, उसके बाद तो लोग कैलिफोर्निया जाते हैं, बड़े बड़े पैसों पे नौकरी करते हैं। आप यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ कैसे जुड़ गई? देखिए, बचपन से ही ऐसा लगता था मुझे कि देश के लिए कुछ करना है। क्या करना है ये पता नहीं होता था। जब हम कॉलेज में होते थे तो सोचते थे कि झुग्गी में रहने वाले कुछ बच्चों को पढ़ा लें, कि अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम लिखने में उनकी मदद कर दें। ये सोचते थे किसी एनजीओ में काम कर लें, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आए। इसलिए नहीं सोचा था बिकॉज एक सामान्य मिडिल क्लास के पढ़े लिखे बच्चों को तो ये शुरू से कहा जाता है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति गंदी चीज होती है, वहां पे बहुत कीचड़ होता है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि एक आम परिवार के लड़के लड़की को अगर आप पूछिए भी कि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी नहीं पता होता। तो तब तो कॉलेज में निकलने के बाद सोचा नहीं था, पर जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब मैं भोपाल में काम करती थी। भोपाल के पास एक गांव में हम लोग काम किया करते थे। वहां से बैठ के मैं ये देखती थी कि इतने हजारों लाखों लोग सड़क पे आ गए बदलाव के लिए। तब मुझे लगा कि आज इस देश में कुछ बड़ा हो रहा है और ये एक महायज्ञ है और इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी कुछ आहुति देनी चाहिए। और तब मैं दिल्ली आई और मैंने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, एक सिंपल वॉलंटियर के तौर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ काम करना है। क्या बात है। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो है वो 2013 में जो मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी थी उसकी सदस्य थी आप। कभी आपने सोचा था कि वो जो चीजें वहां पर लिखी थी उसको लेकर एक दिन मुख्यमंत्री बनकर सारा हिसाब किताब भी देना होगा? नहीं, तब भी कभी नहीं सोचा था। जब 2013 में पहला चुनाव लड़ा, मैं बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता थी पार्टी की। हमारी 2013 के चुनाव पे किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अभी कुछ दिन पहले उस डॉक्यूमेंट्री को किसी ने देखा और मुझे एक उसमें से स्क्रीन ग्रैब भेजा था कि हमारे पार्टी के नेता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं डायस के पीछे जमीन पे बैठ के जो प्रोजेक्टर पे लैपटॉप से कुछ वीडियो क्लिप चला रही थी। तो मैं बिल्कुल ही एक आम कार्यकर्ता थी। और अगर आप उस 2013 के दौर को देखिए तो बहुत सारे लोग मेरी तरह अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना काम छोड़ के देश के अलग अलग हिस्सों से आए भी थे। तब ये लगा था कि अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मदद करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन मैं सच कहूं तो उस समय मैं भी एक वॉलंटियर के तौर पे कुछ महीने देने आई थी, पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि इस देश में अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो शायद राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं यहां पर, और हम सब जानना चाहते हैं कि हिसाब किताब पे तो हम आएंगे, लेकिन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कितना फर्क है? कौन कितने घंटे ज्यादा काम करता है? देखिए, कौन कितने घंटे ज्यादा काम करने का ये कंपटीशन नहीं है। हमारे देश के नेताओं ने इसको ये कंपटीशन बनाया है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितने घंटे काम करता है। सवाल ये है कि अगर दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है, तो जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, मैं चाहे 10 घंटे काम करूं, 16 घंटे काम करूं, 24 घंटे काम करूं, मुझे उनको डिलीवर करना है, मुझे उनकी जिंदगी बेहतर बनानी है।
अगर वो 6 घंटे काम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके लिए 18 घंटे काम करना पड़े तो 18 घंटे काम करेंगे, लेकिन फाइनली आउटकम हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शहर के, हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो 18 घंटे काम करने का भी कोई फायदा नहीं है। हमारे देश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो 20 घंटे काम करना और 3 घंटे सोने का भी कोई फायदा नहीं। सो हमें अपने नेताओं को उनकी डिलीवरी से, कि वो क्या काम करके दिखाते हैं, उससे हमें जज करना होगा। लेकिन L&T के चेयरमैन कहते हैं कि कब तक घर में बैठकर बीवी को घूरते रहोगे, 90 घंटे काम करना जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर क्या कहते हैं? क्या बोला तूने? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। परिवार मेरी नज़र में शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड से हो या पॉलिटिकल वर्ल्ड से हो, अगर वो कहे परिवार के साथ समय मत बिताओ, तो मैं तो मानती हूँ कि किसी को उनकी राय नहीं माननी चाहिए। वैसे आपके अनुसार कितने घंटे काम होना चाहिए? मेरे अनुसार एक हफ्ते में कितने घंटे? ये बच्चे आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? एक हफ्ते में कितने घंटे काम होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे लगता है मैं 12 घंटे तो शायद 10-12 घंटे तो काम करती ही होंगी ऑन एन एवरेज डे। अभी तो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो कई बार उससे भी ज़्यादा। पर मैं फिर से इस बात पे वापस आऊँगी, जैसे हमारे यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं, हो सकता है इनमें से कोई 2 घंटे पढ़ाई करके 100 में से 100 नंबर ले आए, हो सकता है कोई 6 घंटे पढ़ाई करके 100 में से 100 नंबर लेके आए, हो सकता है कि जेईई क्लियर करने के लिए किसी ने ईयर ऑफ लिया हो सकता है किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किया हो। तो फाइनली इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे यूथ बैठे हैं, उनके लिए अच्छे मार्क्स लेके आना, अपना जेईई का एग्जाम क्रैक करना। तो हम आउटकम से इनको जज करेंगे, ना कि कितने घंटे काम। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपसे अभी मैंने पूछा कि आपकी वर्किंग स्टाइल में क्या फर्क है, तो उसको लेकर एलजी साहब ने जरूर कहा कि अरविंद केजरीवाल से आतिशी लाख गुना ज्यादा अच्छी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं एलजी साहब को कहूंगी कि आज तक उन्होंने बीजेपी की तो किसी नेता की तारीफ नहीं करी, आम आदमी पार्टी के एक नेता की तारीफ करी। तो जब वो वोट डालने जाएं तो वो भी मेरे नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। चलिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप फिर उसके बाद सवाल पूछूंगा। जरा प्ले करिए, वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप केजरीवाल जी के लिए ये कुर्सी आपने खाली छोड़ रखी है। ये सही है कि आप अपने नेता के सम्मान में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, जो कि यहां पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये खाली कुर्सी लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये राजशाही की निशानी है। आप पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अनडिनाइबल है, सब लोग जानते हैं ये बात। फिर उस कुर्सी पर बैठने में क्या आपत्ति होनी चाहिए आपको? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो कुर्सी भी जनता की है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। देखिए, जो दिल्ली में पिछले 1.5 साल में हुआ है, पिछले 2 साल में हुआ है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना, सरकार की पावर को मिसयूज करना, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, हम कहते हैं कि भारत में सबको बराबरी का अधिकार है। आप मुझे बताइए, आप इस देश के, हम 26 जनवरी के करीब हैं, रिपब्लिक डे है हमारा, हमें अपना संविधान मिले 75 साल हो जाएंगे शायद इस साल। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना परसिक्यूशन देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मुझे याद है, हम इतने सालों से टीवी देखते आए हैं, हम सीबीआई के केसेस, ईडी के केसेस, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन केसेस, एजेंसीज के केसेस देखते थे। और जब ये एजेंसीज किसी के घर पे छापा मारती थी, कोई स्कैम होता था, तो क्या मिलते थे? कैश के ढेर मिलते थे, और ये रंगोली बनाते थे कैश की गड्डियों की, सी उससे लिखेंगे, बी लिखेंगे, आई लिखेंगे। सोने के बिस्कुट मिलते थे,
शेल कंपनी के कागज मिलते थे, दीवारों में से दीवारें तोड़ तोड़ के सोने चांदी जवाहरात मिलते थे। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली। आपने उनके घरों में रेड कर ली, आपने उनके ऑफिसेज में रेड कर ली, आपने उनके लॉकर्स में रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव में रेड कर ली, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। नहीं, लेकिन ईडी कहती है कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। ये चुप है। उसका कोई सबूत तो दिखाएं। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए अरेस्ट करिए नड्डा जी को। कहने से क्या होता है, ये इतनी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कहने से कोई बात थोड़ी होती है, उनको सबूत सामने रखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी थी। इन्होंने सेंट्रल जांच एजेंसियों को केज्ड पैरेट कहा था। 10 साल के बाद 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। उन्होंने ये कहा फिर से कि ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह एजेंसीज हैं। इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करने पे मजबूर हो रहा है तो क्या हमारे देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, लेकिन क्या बात है? एक बात बताइए, जब ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ रुपए थे वो गोवा इलेक्शंस में पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए और ट्रायल में हम सारे सबूत लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं। और ट्रायल शुरू तो करें। ये केस कब से चल रहा है? ट्रायल शुरू करने लायक तो ये सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, ऐसे आरोप तो इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पे भी लगाए थे। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के आज मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके वाटर स्कैम के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे असम में बुकलेट बांटती थी। पश्चिम बंगाल के कई चुनाव टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिटफंड स्कैम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ लिए। लेकिन जब ये लोग दूसरी पार्टियों में होते हैं तब तो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर ये असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये एमपी बन जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, एनसीपी के वो नेता जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उन्हें जेल में डालेंगे और वो चक्की पीसेंगे, उन्होंने अपनी एक लाखों लोगों की रैली में ये कहा था। आज वही लोग, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। क्यों प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस खत्म हो गए जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्यों एनसीपी के छगन भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, सारे केसेस, आपको पता है ईडी ने जाके, सीबीआई या ईडी ने जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा था छगन भुजबल के खिलाफ 10 सालों से। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ईडी ने जाके कहा कि हमें केस बंद करना होगा क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। अब आप बताइए, नहीं, लेकिन विश्वास करेगा आपकी पार्टी पर अब एक और मुसीबत जो आ रही है वो ये है कि एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने भी परमिशन दे दी है कि मनीष और अरविंद जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों केस चला ले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो कितने भी केस चला लें, कितनी भी जांच कर लें, आम आदमी पार्टी ने ना कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इनको कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है, ये कितने भी केस कर लें। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है, मुझे लगता है कि मैंने एक बार लास्ट कैलकुलेट किया था 2015 और कुछ महीने पहले तक 180 से ज्यादा केसेस तो इन्होंने हमारे विधायकों, हमारे नेताओं, हमारे मंत्रियों पे करे। एक गैर कानूनी शुंगलू कमेटी बनाई थी इन्होंने एक बार, जो हमारी सरकार की 500 फाइलें लेके 6 महीने तक बैठी रही देखने के लिए कि कहीं ना कहीं तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत मिलेगा।
लेकिन सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार इनको कहीं नहीं मिला। तो मैं तो ये मानती हूँ, हमें तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया है, क्योंकि वो रोज हमारी जांच कराते रहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, मैं अब एडिटर्स के पास आता हूँ। नीरजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा तो एक बहुत सिंपल सवाल है, आपसे भी वो सवाल होगा, भाजपा से भी वही सवाल होगा और कांग्रेस से भी वो सवाल होगा जी। आज दिल्ली वासियों के लिए सबसे बेसिक जो उनका हक है वो सांस लेने का हक है, जिंदा लेने के लिए। वो सांस लेना, आप में से कोई पार्टी दिल्ली की पोल्यूशन को कैसे खत्म करेंगे, एक्शन प्लान क्या? ये मत कहिए कि भाजपा नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, कांग्रेस ये पास में नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसको आप कैसे खत्म करेंगी? हमारे बच्चों की जिंदगी जो कट शॉर्ट हो रही है वो कैसे रोका जाएगा? नीरजा जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम तो बचपन से आपको देखते आए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात में करेक्ट करना चाहूंगी। ये प्रदूषण जो है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं कि पोल्यूशन यहाँ से अंदर है और पोल्यूशन बाहर नहीं है। आज भी हम एक नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं। नोएडा के स्टूडियो में, यहाँ पे नोएडा की भी हवा, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे उत्तरी भारत में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। पूरे एनसीआर रीजन में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। जब ये पोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पटना तक ये पहुंचता है पोल्यूशन, तो हमें इस बात को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ दिल्ली ओनली प्रॉब्लम। And if it is not a Delhi only problem, मैं एक बारी पूरी करूं, then it cannot be resolved by Delhi alone. Nice. जैसे मैं आपको बताती हूं कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को कम करने के कई कदम उठाए। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, लेकिन आप एनसीआर रीजन में देखने जाइए, 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में। दिल्ली में एक भी ईंट का भट्टा नहीं है जो हाईली पोल्यूटिंग माना जाता है, लेकिन एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास 3,500 से ज्यादा ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली ने अपनी बस फ्लीट को एक हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में शिफ्ट किया है। आज दिल्ली हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट इन द होल वर्ल्ड। कुछ महीने में सेकंड से ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन आनंद विहार बस अड्डे का जब हम पोल्यूशन देखने जाते हैं, हमारी तो सारी बसेस इलेक्ट्रिक और सीएनजी हैं, लेकिन सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टैंड है जहां पे सारी डीजल बसेस चल रही हैं। तो अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर दिल्ली के आसपास पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली के अंदर नहीं आता है। अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, सिर्फ दिल्ली के द्वारा कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। सब राज्यों को मिलके कदम उठाना होगा। और मैं ये मानती हूं, देखिए, ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी की बात नहीं है। मैं ये मानती हूं कि केंद्र सरकार को एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लेके आना होगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूं कि पहले 5 साल पहले तक पराली जलने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पंजाब होता था, लेकिन अगर आप 2021-22 के आंकड़े और इस साल के आंकड़े उठा के देखिए तो पंजाब में ऑलमोस्ट 70% तक पराली जलना कम हुआ है, लेकिन और राज्यों में बढ़ा है। यूपी में पराली जलना बढ़ा है। इस सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर पराली किसी एक राज्य में जली है तो वो मध्य प्रदेश में जली है। यही नहीं, अभी और सुनिए, राजस्थान में जली है। बीकानेर में इतने दिनों तक पोल्यूशन लेवल सीवियर रहा, ग्वालियर में रहा, लखनऊ में रहा, पटना में रहा। तो मैं ये मानती हूं कि सभी राज्यों को एक साथ एक टेबल पर आना होगा। और देखिए, अगर इतने सारे राज्य इन्वॉल्व हैं तो इसमें पहल केंद्र सरकार को करनी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। खत्म,
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।